गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह। हम और आप बात कर रहे थे एडवांस मैथ में, और एडवांस मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री, और उसमें भी सर्कल का मैंने पहला वीडियो बनाया हुआ है। इसमें सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया, और आपको मैंने बताया कि कॉर्ड क्या होता है, यानी जीवा क्या होती है। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसी कड़ी में जो आज हम आगे बात करेंगे वो टॉपिक है कॉमन कॉर्ड। एक छोटा सा टॉपिक मैंने उसी में बताया था कि कॉर्ड मैंने समझा दिया था क्या होता है, जीवा क्या होती है। जिन्होंने उसको नहीं देखा है उस वीडियो को, पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाके देखें, कॉर्ड को समझें, सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, फिर वो आपको समझ जाएगा कि कॉमन कॉर्ड क्या होता है, उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है। चलिए आइए समझते हैं उभयनिष्ठ जीवा के बारे में। उभयनिष्ठ जीवा कॉमन देखिए, किसी एक चीज में तो कोई चीज कॉमन नहीं होती ना। अगर मैं कह दूं कि मेरा ठीक है, मेरे से कुछ कॉमन है, तो नहीं। कॉमन वर्ड ही आने का मतलब है दैट वी आर कंपेयरिंग टू और मोर देन टू थिंग्स। हम दो या दो से चीजों को क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं वहां पे। तो अभी उसने बोला उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कॉर्ड। जब कॉमन कॉर्ड की बात है, इसका मतलब वो किसी एक सर्कल का कॉर्ड नहीं है, वो एक से ज्यादा सर्कल का कॉर्ड है। तो जब एक से ज्यादा सर्कल का कॉमन कॉर्ड है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगे, वो दोनों सर्कल एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहे होंगे। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तभी हम उनके बीच में वो कॉमन कॉर्ड बना सकते हैं। एक पहली बात तो याद रखिएगा। और वो कॉमन कॉर्ड कैसे बनेगा, जिन दो बिंदुओं पे वो प्रतिच्छेदित कर, जिन दो बिंदुओं पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर उन दोनों बिंदुओं को हम आपस में क्या कर दें, मिला दें। तो जैसे ही उन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला रहे होते हैं, तो मिलाते ही जो ये आपका, ये जो आप लाइन देख रहे हो, लाइन सेगमेंट देख रहे हो, यही आपका कॉमन कॉर्ड है। यही आपका क्या है, उभयनिष्ठ जीवा। ठीक है, तो उभयनिष्ठ जीवा आपका क्लियर है क्या होता है। जब दो वृत्त एक दूसरे को किसी दो बिंदुओं पर काट रहे हो, तो इंटरवेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, एंड वी, ठीक है, व्हेन वी ज्वाइन दैट 2 पॉइंट्स, दैट लाइन इज कॉल्ड कॉमन कॉर्ड या उभयनिष्ठ जीवा। अब यहां से देखिए, उभयनिष्ठ जीवा क्लास 10th के ज्योमेट्री की बुक में आप पढ़ेंगे तो यहां से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू इसको कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, वो वहां के फॉर्मूले बनते हैं। हम लोग एकेडमी में सबने पढ़ा हुआ है जिन्होंने मैथ्स पढ़ी हुई है, लेकिन हमारे लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं। हम यहाँ पे एसएससी लेवल की बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूपीएसआई लेवल की बात कर रहे हैं। तो एसएससी या यूपीएसआई लेवल यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे यहाँ से क्या प्रॉब्लम आती है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, दो तरह की प्रॉब्लम आती है, दो सबसे ज्यादा। अगर आप देखिए, आप यूपीएसआई का पेपर दे रहे हो, या आप सीजीएल टियर 1 का पेपर दे रहे हो, सीएचएसएल का पेपर जो आपका भी होने वाला है, ठीक है, वो दे रहे हो आप, तो आपको इतना याद रखिएगा कि यहां से तो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम आ रही होती है, वो ये होती है, थोड़ा इजी बनाता है। पहला केस ये होता है कि वो कहता है कि 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस या 2 इक्वल सर्कल्स, दोनों का मतलब सेम है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं आपस में क्या है, बराबर है, पास थ्रू ईच अदर सेंटर, ठीक है, 2 इक्वल सर्कल्स पास थ्रू, ठीक है, 2 इक्वल सर्कल्स पास थ्रू द सेंटर्स ऑफ ईच अदर, यानी दो बराबर वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे। ठीक, मैं आपको बता रहा हूं, पहली कंडीशन क्या है कि जब दो बराबर वृत्त, मान लीजिए दोनों बराबर वृत्त हैं, ठीक है, मान लो ये थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है आपको, ठीक है, चलिए मान लेते हैं। चलिए इसको फिर से मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। मान लीजिए ये दो वृत्त हैं और ये दोनों बराबर वृत्त हैं। तो कह रहा है कि यदि दो बराबर वृत्त, ठीक है, कहां से गुजरे, एक दूसरे के केंद्र से। मान लो ये इसका केंद्र है और ये वाला, ये इसका केंद्र है, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा केंद्र यहां होना चाहिए, लेकिन मान लो ये दोनों क्या, ये इसका केंद्र है और ये किसका केंद्र है, इसका केंद्र है, ठीक है। दो बराबर वृत्त जब एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे, ऐसे कंडीशन में हमें कॉमन कॉर्ड निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि जब दो समान त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे, when two circle of equal radius pass through
ईच अदर सेंटर्स। ये जो है ये किसका सेंटर है? मान लो इसको मैंने कह दिया O और इसको मैंने बोल दिया O डैश। तो O जो है इस सर्कल का सेंटर है, केंद्र है, और O डैश जो है इसका केंद्र है, ठीक है। और ये इसके केंद्र से होके जा रहा है और ये इसके केंद्र से होके जा रहा है। तो जो कॉमन ये बना मेरा, इसको अगर मैं A कह दूं और इसको मैं B कह दूं, तो हमें AB की लेंथ बतानी होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही पूछता है आपसे। आपको इसमें रेडियस की लेंथ दिया होता है और आपसे इसकी लेंथ पूछता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी। एक बार समझ जाओगे तो फिर बहुत एग्जाम में तो आप तुरंत 2 से 3 सेकंड में बनाओगे इसको, अगर इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर आपने अच्छे समझ लिया तो। अब एक बात समझो कि अगर मैं क्या करूं, मैं इसको, ठीक है, मैं करता क्या हूं कि इसको इससे मिला देता हूं और इसको इससे मिला देता हूं, ठीक है। मतलब मैंने A से O को मिला दिया और A से O डैश को मिला दिया। तो आपको पता है OA क्या हो गया? OA इसकी त्रिज्या हो गई और O डैश A क्या हो गई? वो इसकी त्रिज्या हो गई, क्योंकि हमने क्या किया, केंद्र से इसको मिलाया हुआ है, यहाँ केंद्र से हमने इसको मिलाया हुआ है, ज्वाइंट किया हुआ है। तो OA इस त्रिभुज की त्रिज्या हो गई, सॉरी इस वृत्त की त्रिज्या हो गई, और O डैश A इस वृत्त की त्रिज्या हो गई। और चूंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं, इसलिए आपको ये भी क्लियर होगा कि O, यहीं लिख दे रहा हूँ, नीचे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि OA बराबर होगा O डैश A के। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं इसको इससे मिला रहा हूँ, मतलब मैंने दोनों केंद्रों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। जैसे हम लोगों ने दोनों केंद्रों को आपस में मिलाया, अब बहुत ध्यान समझना, पहली बात जो यहां से आपको समझना है कि जब आप दोनों केंद्रों को मिलाते हो तो ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन? O डैश, ये लाइन इसको किसको, जीवा AB को 2 बराबर भागों में बांटती है। बताया था ना मैं, इसलिए मैंने कहा पहला वीडियो ध्यान से देखिएगा। कॉर्ड के बारे में बताया था, आपको याद होगा कि कॉर्ड केंद्र से, अगर मैं इस पे एक लंब खींचूं केंद्र से, अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं किस पर, जीवा पे, तो वो जीवा को, कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। बताया था ना आपको, वो चीज यहीं पे अप्लाई कर रहा हूं। अब आप देखो कि ये जीवा है AB और ये क्या है आपका O डैश। जब हमने मिलाया तो O से यहाँ एक सीधी लाइन आ रही है यहाँ पर, तो ये जो सीधी लाइन आएगी तो ये क्या करेगी, इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी। अगर मैं इसको मान लूँ C, इसे C मान लूँ, तो इसका मतलब ये है कि AC बराबर क्या होगा, BC। AC बराबर BC, क्योंकि ये 2 बराबर भागों में क्या काटेगा, बांटेगा। ये जीवा की प्रॉपर्टी होती है कॉर्ड की, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसको हमेशा याद रखिएगा, हर केस में हमारे काम आएगा। अब हम बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, इस प्रॉब्लम को जरा देखिए, ठीक। बस डायग्राम देखिएगा, आप इसको बना लेंगे। ये केंद्र था इसका, ध्यान समझना, ये किसका केंद्र था, इसका केंद्र था ना भाई, सही बता रहा हूं। तो अगर इसका केंद्र, ध्यान दीजिएगा, इसका केंद्र O है और O से हमने जब ये लाइन ड्रॉ किया यहां तक, तो इस यहां ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर रहा हूं, इस जगह पे ये कहां पे आके मिला, इसी वृत्त की परिधि पर आके मिला कि नहीं मिला, इसी वृत्त की परिधि पर। या आप इधर से भी देखोगे तो यहां से अगर हम सीधी लाइन खींच रहे हैं तो इसी वृत्त की परिधि पे आके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर मिल रहा है तो इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो O डैश, ये भी क्या त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, आप मुझे बताइए कि क्या ये भी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल होगी ना, क्योंकि केंद्र से परिधि पे जा रहा है, या इधर से केंद्र से परिधि पे जा रहा है, यानी जो आपका O डैश है ये भी क्या होगा, ये भी तो रेडियस होगा। और अगर ये भी रेडियस होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, OA बराबर इसी के बराबर आ जाएगा ना, क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर। और जैसे ही तीनों आपस में बराबर हो गए भाई, जरा आप यहां ध्यान दो कि ट्रायंगल O डैश क्या हो जाएगा, क्या ये इक्विलैटरल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये इक्विलैटरल यानी समबाहु होगा कि नहीं होगा। और अगर ये समबाहु होगा तो इसका मतलब ये और ये अगर तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, समबाहु हो गया, तो अब तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। पूछो कैसे? अब तो इसकी वैल्यू हम क्या कर लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। मैं बता रहा हूं कैसे, लेकिन फिलहाल ये आपके समझ में आया ना,
ए और ओ डैश क्या होगा, समबाहु का मैंने प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या है। आज का दिमाग में घुसा लेना कि अगर दो बराबर त्रिज्याओं वाले वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरेंगे तो जो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा ये हमेशा समबाहु त्रिभुज का बनेगा। देखिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, 10 मिनट से मैं समझा रहा हूं, आपको 10 सेकंड में बस एग्जाम में बनाना है कि ये एक समबाहु त्रिभुज होगा, और अगर ये एक समबाहु त्रिभुज होगा तो ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये तो आपको पता ही 180 होते हैं, ठीक। तो अब ये कितना होगा, 90 होगा। मैं दो तरीके से सिखा रहा हूं इसको, ये 90 होगा, ये कितना होगा, 60 होगा। तो हम चाहें तो इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, तो यहां हम ट्रिगो लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें देखिए ये आपका कर्ण है और ये क्या है, लंब है। तो लंब और कर्ण के रिलेशन को हम यहां पर क्या कर सकते हैं, लंब और कर्ण के रिलेशन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रिलेशन को आपको पता है ना क्या कहते हैं, साइन बोलते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन। तो हम यहां से साइन 60 लगा सकते हैं और साइन 60 लगाकर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन रहेगा और ये हमें निकालना रहेगा, क्योंकि साइन 60 इज इक्वल टू OA डिवाइडेड बाई AC। उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, AC डिवाइडेड बाई, ठीक है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण, यानी AC डिवाइडेड बाई OA। तो या साइन 60 की वैल्यू यहां पर हम रख के निकाल सकते हैं, √3/2, और उसके बाद इसी को रख के और यहां से इसकी ये दिया रहेगा और AC निकाल सकते हैं। और AC निकालने के बाद ध्यान दीजिएगा, AC निकालने के बाद चूंकि हमें वैल्यू पूरे के पूरे इसका पूछा हुआ है, तो हमारा जो भी आंसर होगा AB की वैल्यू जो होगी वो 2AC के इक्वल होगी, क्योंकि आधा ये और आधा ये। लेकिन फिलहाल अभी तो चूंकि हम लोगों ने, देखिए मैं इसको अभी यहाँ, चूंकि हम लोगों ने भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा नहीं, ट्रिगो, बहुत बच्चों को ट्रिगो समझ में नहीं आता, तो उन्हें कम से कम, इसलिए मैं ट्रिगो वाले फॉर्म से नहीं सिखा रहा हूँ, जिस फॉर्म से सिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। मान लो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल तरीके से हम इसको नहीं बनाते, तो एक चीज क्लियर है ना, क्या ये क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। और अगर ये समबाहु त्रिभुज है ध्यान समझिएगा, और ये इस पे लंब है क्योंकि 90 अंश है, तो इसका मतलब यही माध्यिका हो गई, लंब हो गया। और समबाहु त्रिभुज का लंब या त्रिभुज वाले चैप्टर में ध्यान से जाके पढ़ेगा, त्रिभुज मैंने 11 वीडियो बनाई, इसीलिए त्रिभुज में आपको मैंने बताया किसी भी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका या लंब, यानी द मीडियन ऑफ परपेंडिकुलर, एक सेम होते हैं, मीडियन ऑफ परपेंडिकुलर और हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज क्या होता है, √3/2a। ए का मतलब साइड ऑफ अ सर्कल, साइड ऑफ अ सर्कल। तो देखो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब जो AC की वैल्यू होगी वो होगी √3/2a। और हमसे पूछा क्या है, ध्यान से चलिएगा, फिर आप, मैंने कहा 10 सेकंड में बनेगी प्रॉब्लम। √3, इसकी जो वैल्यू होगी √3/2a, क्योंकि ये लंब होता है, लंब की यही वैल्यू होती है, मैंने प्रूफ किया हुआ कैसे, पूरा आपको सिखाया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब AC की वैल्यू हमने निकाल लिया √3/2a, और हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, AB की। तो AB बराबर क्या है, AB बराबर 2AC है। तो AB बराबर यानी 2 इंटू √3/2, 2 इंटू √3/2a, 2 से 2 कैंसिल, यानी √3a। √3a का मतलब यहाँ पे क्या है, a का मतलब यहाँ अर्थ है ना, रेडियस, r रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे अब याद रखना, अब जो बात आप यहां पे नोट कर लो कि जब दो समान त्रिज्याओं वाले वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं तो जो उभयनिष्ठ जीवा होती है, दिख रहा है नीचे ना भाई, हाँ, उभयनिष्ठ जीवा होती है, यानी जो कॉमन कॉर्ड होता है, जो कॉमन कॉर्ड होता है वो √3 इंटू रेडियस होता है, या √3 इंटू त्रिज्या होता है। √3r ऐसे भी लिख सकते हो आप, √3r भी लिख सकते हो आप। इतना ही है बस, इतना जो मैंने आपको 15 मिनट में समझाया ना, ये मैं समझा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में नहीं, ये तो मेरा काम है समझाना। एग्जाम में आप बस इतना ही याद रखिएगा कि अगर जब, ठीक है, व्हेन 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस पास थ्रू ईच अदर सेंटर्स, देन द वैल्यू ऑफ अ कॉमन कॉर्ड इज ऑलवेज √3 इंटू रेडियस, √3 इंटू रेडियस। और आप इस प्रॉब्लम को बना लेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, बहुत पूछा गया है और बहुत पूछा जाएगा, कोई डाउट। √3r सबके समझ में आ गया कैसे मैंने बनाया इसको। ये √3/2 होगा। पहले तो मैंने ये प्रूफ किया कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, फिर मैंने प्रूफ, ये आपको पता है समबाहु त्रिभुज का लंब या ऊंचाई क्या होती है, √3/2
ए होती है तो √3/2 है, √3/2 है, ठीक है, आधा आधा मिलके एक है, नहीं आपका केवल √3a हो गया। ए का मतलब क्या है, वही r, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो देखा आपने, अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ गए हो, और जिनके समझ में अच्छे इनको समझ वो कम से कम यहाँ तो इसको तो याद रख सकते हैं ना, इसको एग्जाम तक ले जा सकते हैं ना √3r को, ताकि एग्जाम में उनकी प्रॉब्लम क्या हो जाए, बन जाए। सही है, क्लियर है ना। चलिए, और यही पूछा जाता है 90% अगर कॉमन कॉर्ड से प्रॉब्लम आया तो इसी तरह की, और यही प्रॉब्लम आपकी क्या होती आती है एग्जाम में। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट लेवल पे बात करूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे, तो वहां पे अब आपको दोनों ही कंडीशन हटा देता है। पहली कंडीशन ये कि दोनों सर्कल इक्वल होंगे, ऐसा वो नहीं बोलेगा, इक्वल वाली कंडीशन मैंने बता दिया। और दूसरा ये कि एक दूसरे के सेंटर से पास होंगे, दोनों ही कंडीशन वो हटा देता है। वो केवल सिंपल सी प्रॉब्लम कह देगा, वो कह देगा कि इफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स इज 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, यानी दो वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी, के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, बोथ आर इंटरसेक्ट ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई बताइए, यानी अब जीवा की लंबाई बताइए, यानी अब ये सर्कल दे दिया, ये सर्कल दे दिया, अब इन दोनों सर्कल में कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, किसी की त्रिज्याएं आपस में बराबर नहीं है, एक दूसरे के केंद्र से भी होके नहीं जा रहे हैं वो, एक दूसरे के केंद्र से भी होके नहीं जा रहे हैं वो, ठीक है। क्लास 10 में तो बड़ा स्पेसिफिक चूंकि डायग्राम बनाना पड़ता था, कभी कभी क्या होता था ना, कहता था एक की त्रिज्या 5 है, एक की त्रिज्या 3 है, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, 4 है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसा नहीं बनेगा, तब क्या होगा, एक छोटा बनेगा, एक अंदर आएगा, एक अंदर बना होगा। लेकिन हमें डायग्राम तो बनाना नहीं ना, हमें ना डायग्राम बनाना है, हमें उन सब चीज़ों से मतलब है, हमें तो सिंपल से इस बात से मतलब है कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे बनाना है, एग्जाम में कैसे इजीली बना दें। हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि हम डायग्राम बनाएं और सब कुछ करें, तो बहुत आसानी समझा रहा हूं, समझना कि जब दो वृत्त एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नहीं हो, उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर न हो, एक दूसरे के केंद्र से होकर न जा रहे हो, तब कैसे प्रॉब्लम बनेगी। आइए, डायग्राम बन गया, इसको इससे मिला दिया, फिर इसका नाम मैंने ए ही रख दिया, इसका नाम ओ रख दिया, इसका नाम ओ डैश, यहाँ से इसको मिला दिया, ये आपका कॉमन कॉर्ड हो गया, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, और इसको मैंने बोल दिया चलो ये बी था और ये हमारा सी हो गया, ठीक। अभी कुछ कोई बराबर नहीं है ना, ओ ए ओ डैश ए के बराबर नहीं है, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो अब ऐसी प्रॉब्लम कैसे बनता है मैं समझा रहा हूं, आप इसको समझिए ठीक अच्छे से, फिर एग्जाम में जल्दी कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब अगर आपको दोनों वृत्त बराबर नहीं है तो याद रखिएगा 3 चीजें बिल्कुल दी रहेंगी, 3 चीजें आपको बिल्कुल यहां पे दी रहेंगी। आपको इसका आर गिवन होगा, आपको इसका आर गिवन होगा, और आपको दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यानी दोनों रेडियस गिवन होगा, और द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर गिवन होगा। दोनों आपकी दोनों त्रिज्याएं दी होंगी और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी दी होगी। ये 3 चीज आपको बिल्कुल दिया होगा, और तब आपसे इसकी लेंथ पूछेगा, ठीक। तो ये मान के चलेंगे कि हमको ये पता है, हमको ये पता है, और हमको ये पता है, और हमें क्या निकालना है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो कैसे पहले समझिएगा, ये तो क्लियर है ना कि ये 90 अंश पे काटेगा और ये बराबर होंगे। थोड़ी मैंने बता दिया कि AC बराबर होगा BC के, और ये हमेशा 90 डिग्री पे क्या कर रहा होगा, कैंसिल कर रहा होगा। अच्छा समझ लीजिए कि अगर O से O डैश है, अगर मैं इस वाले पॉइंट को, इसको CO मतलब CO डैश को मैं x मान लूँ, CO डैश को मैं क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो जो आपका OC है ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा OO डैश माइनस x हो जाएगा। अगर भाई यहाँ से यहाँ तक OO डैश है और यहाँ से यहाँ तक हमने x मान लिया, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा OO डैश माइनस x हो जाएगा। नहीं होगा, आप बस केवल देखो समझो, आपको लास्ट में क्या करना बताऊंगा। अब अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊं, इसमें त्रिभुज ACO में, तो AO का स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब AC स्क्वायर को तो हम अब अगर हम यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू निकालें, AC स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा AO स्क्वायर और माइनस OC स्क्वायर, AO स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, ध्यान दे चलिएगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ACO डैश, अगर मैं यहां भी पाइथागोरस लगा दूं तो यहां AO डैश बराबर होगा, AO डैश का स्क्वायर, AO डैश स्क्वायर बराबर होगा
AC स्क्वायर प्लस CO डैश स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब अगर यहां से भी हम AC स्क्वायर की वैल्यू दिख रहा है यहाँ, हाँ ठीक है, AC स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये होगा AO डैश प्लस AO डैश स्क्वायर माइनस CO डैश स्क्वायर। चलिए यहाँ भी स्क्वायर था, स्क्वायर कर मैं कहीं लगा लिया स्क्वायर था, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर, यहां से भी अगर मैं AC स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो इसको इधर ट्रांसपोज करूंगा तो AO डैश स्क्वायर माइनस CO डैश स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब यहीं से समझिएगा, मैं अब यहां से थोड़ा सा मैं ऊपर लिखूंगा, यहीं से समझना आप जो समझाने जा रहा हूं। इसका मतलब देखिए, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे ध्यान दीजिए आप, तो क्या बन के आ रहा है, ये भी AC स्क्वायर की वैल्यू, ये भी AC स्क्वायर की वैल्यू, यानी AO स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर बराबर होगा AO डैश स्क्वायर माइनस AO डैश स्क्वायर माइनस O, ठीक है, सॉरी क्या है, C दिख रहा है ना भाई? नहीं दिख रहा है यार, तिरछा हो गया, रुक जाओ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, AO स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर इज इक्वल टू AO डैश स्क्वायर माइनस CO डैश स्क्वायर, यही होगा ना? अब होगा कि नहीं होगा? AO स्क्वायर में से इसको घटाया और इसमें से इसको घटाया तो दोनों इसके इक्वल हो रहे हैं। अब आपको प्रॉब्लम एक्चुअल में यहीं से शुरू करनी है। ये सब डायग्राम भूल जाना, ये सब वाहियात चीज़ें मैंने बताया आप भूल जाइएगा, आपको केवल ये चीज़ याद रखना है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आए जहाँ पे दो वृत्त अलग अलग त्रिज्याओं के हों और एक दूसरे के सेंटर से न जाते हों, ऐसे कंडीशन में जो इसकी ये होगा, इसकी ये बराबर होगा इसके माइनस इसके और ये बराबर इसके माइनस इसके। इसका मतलब अब आप एग्जाम में प्रॉब्लम यहीं से शुरू करोगे कि A इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हमेशा इसका स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर के होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हमेशा होगा, याद रखिएगा। और इस यहीं से एग्जाम में प्रॉब्लम शुरू कीजिएगा, इतना वाहियात काम आप मत कीजिएगा, ठीक है। तो जब आप यहां से प्रॉब्लम शुरू करोगे तो अब आप देखो इस जगह पे, तो यहां से हमेशा कुछ भी पूछ दे, इस फ्रेम को याद रखना कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका, क्योंकि अब मैं देखो फ्रेम में जब मैं आगे बढ़ूंगा तो अब चीजें अब आपकी अपने आप क्लियर होती जाएंगी। कैसे क्लियर होती जाएंगी? ठीक, मैं वैल्यू रख के समझाऊंगा आपको कैसे क्लियर होती जाएंगी आपकी चीजें। मान लो कि कह देता कि इसकी त्रिज्या, इसको कह देता कि इसकी त्रिज्या 5 है, इसकी त्रिज्या कह देता कितनी है 4 है, और इन दोनों के बीच की दूरी को कह देता 7 है, सपोज करो, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको एक्स वाई जेड से नहीं समझाना है, सब दोनों के बीच की दूरी कितना कहता है वो 7 है। तो अब आप एग्जाम में कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4 है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो अब आपको करना क्या था, बस देखिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यहां देखिएगा, किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 7। अब ये देखिए ये पूरा 7 है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, अगर ये x है तो ये वाला हिस्सा कितना होगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर अब देखो किसके होगा 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू x दिया हुआ है, इसकी मैंने ये पूरा 7 दिया, ये होगा 7 माइनस एक्स, अगर इसको पूरा 7 लिया तो 7 माइनस एक्स होगा, इसको इधर रख दिया। ये फ्रेम बस याद रखना। अब जैसे देख लो ये हो गया आपका 25, अब 25 अब माइनस 7 माइनस एक्स का स्क्वायर आपको पता है क्या होगा, ये होगा देखिए माइनस, तो ये हो जाएगा 49 माइनस एक्स स्क्वायर और ये होगा माइनस 2x यानी 7 दूना 14x, तो 14 माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 14x हो गया भाई। 7x 2ab होता है ना 2ab, तो 2 इंटू ए 7 दूना 14 और bx, तो माइनस ये आ जाएगा तो प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16 और ये है आपका एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब आप देख लो कि अब आपके पास 25 माइनस कितना है 25 माइनस 49 और यहाँ पे 16। तो अब अगर मैं इन सबको इधर, तो 25 में से अगर 49 निकाल दो तो कितना बचेगा भाई, 25 में से 49 निकालिए आप, तो 25 में से जब आप 49 निकाल रहे होगे तो आपके पास बचेगा कितना बचा 24 बचा। तो 24 अब इसको यहीं रखते हैं, 14x को यहीं रखते हैं, 16 और माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा भाई, यहाँ से माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, सही कर रहा हूँ ना।
तो प्लस 24 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 14x बराबर 40, तो x बराबर 40/14। x बराबर, अब जब x की वैल्यू आ गई ना, x की वैल्यू आ गई, मैं सिखा रहा हूं आपको, कुछ भी वहां ऐसी वैल्यू जो कटने वाली होगी, लेकिन मैंने आपको क्यों सिखा रहा हूं कि अगर ये फ्रेम याद रखना, एकदम दिमाग में घुसा लो कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर का इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ताकि वैल्यू दे तो एक को x मान लो, दूसरे को जितना वैल्यू दिया उतना माइनस करके रख दो। यही से आप एग्जाम में जब प्रॉब्लम शुरू करते हो तो अब आपको x की वैल्यू निकल के आ जाती है, x की वैल्यू, और x की वैल्यू निकल के आ गई तो चाहे इस वाले में रख दो चाहे इस वाले में रख दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि मुझे अगर AC स्क्वायर बराबर निकालना है तो आपको पता नहीं AC स्क्वायर बराबर क्या है, अभी लिखा था ना AC स्क्वायर क्या है, यहां से देख लो, AC स्क्वायर AO डैश स्क्वायर, AO डैश स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी 14, इसको मैं छोटा कर दूं तो ये हो जाएगा 20/7 यानी माइनस 20/7 का स्क्वायर। मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही आप यहां से सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालोगे तो AC की वैल्यू आएगी, और AC का दुगना कर दोगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन होता है, लेकिन इसलिए मैंने कहा ना ये टीयर 2 की प्रॉब्लम है। टीयर 2 में ज्यादातर पूछा जाता है, टीयर 1 में कम, लेकिन टीयर 1 में भी CGL में आया है एक बार। टीयर 2 में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन टीयर 1 में भी आया है। तो चाहे टीयर 1 में पूछे, चाहे टीयर 2 में पूछे, चाहे किसी एग्जाम में आपसे पूछे, आप इतना ही याद रखो कि अगर आपको इस तरह की कंडीशन दिया जहां पे दोनों रेडियस अलग है, दोनों एक दूसरे सेंटर से नहीं जाते, तो बस आपको याद रखना है, इस तरह का डायग्राम दिमाग में रखना है, और इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, फिर से मैं बता रहा हूं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। और जैसे ही आप ये रखोगे, सारी वैल्यूज पुट करोगे, एक को x मानते हुए, आपको यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने दिखा दिया, एग्जांपल रख के दिखा दिया आपको। और जैसे ही आपको x की वैल्यू मिली, आप x की वैल्यू चाहे यहां रख दो, चाहे x की वैल्यू यहां रख दो, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये बराबर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इसमें रख के भी निकाल सकते हो, या इसका स्क्वायर बराबर है इसका माइनस इसका, पाइथागोरस लगा यहां निकाल सकते हो। और जैसे इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, AC की वैल्यू मिल गई, उसका दुगना कर दो, दुगना जरूर कीजिएगा, क्योंकि AB बराबर होगा 2AC, और आप इस प्रॉब्लम को बना लोगे। हालांकि 90% चांसेस उसी प्रॉब्लम की होती है जो मैंने आपको इससे पहले बताया है, ठीक है, कि जहां पे दोनों की वृत्त एक दूसरे की त्रिज्याएं आपस में बराबर हो और एक दूसरे के केंद्र से गुजरे। लेकिन ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको भी ध्यान से दिमाग में घुसा लो। ठीक, बहुत डिटेल में अच्छे समझा रहा हूं मैं, कि आराम से इसको क्या कर लो, दिमाग में रख लो कि इसका हमेशा, फिर से बता रहा हूं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। और आपको हमेशा ये आर और दोनों के बीच की दूरी हमेशा दी होगी, हमेशा। तो बस आपको एक को x मानना, दूसरे को निकालते हुए दोनों को बराबर करके आपका अल्टीमेट जो होना चाहिए वही होना चाहिए कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाल लिया, एक बार आपने अगर x की वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, आपको इसकी वैल्यू निकल जाएगी उसी पाइथागोरस से। ठीक है, बच्चे समझ रहे होंगे, जो एडवांस मैथ में इंटरेस्ट रख रहे हैं, जिनको SSC CGL CHS से निकालना, उनको समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्वायर निकल जाएगा, और हमें ये निकालना है, तो एक बार AC की वैल्यू निकल गई तो AB की वैल्यू क्या होगी, इसका दुगना होगी। और यही दो तरह की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, और आई होप कि आप बना लेंगे अब। ठीक है, बना लेंगे, ठीक, क्योंकि अच्छे से मैंने समझा दिया। कभी स्ट्रेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो की मेरी स्ट्रेंथ बड़ी होती है, लेकिन फिर भी मैं अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि भले ही स्ट्रेंथ ज़्यादा हो लेकिन आपके दिमाग में आए। ठीक है, लेंथ बड़ी हो जाए भले ही वीडियो की, लेकिन आपका दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए। सही है ना। अब हम लोग जो अगला टॉपिक लेके आएंगे, तो अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक होगा टेंजेंट या स्पर्श रेखा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वृत्त का। ठीक है, ओके।